हेलो, क्या हाल है सारे 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 सीए स्टूडेंट्स। आई होप सबकी पढ़ाई बहुत ही ज्यादा मस्त चल रही है एंड अपन इसको और भी मस्त बनाएंगे। किसके साथ में? अपने साथ में। अपन आ गए हैं सीए इंटर लॉ का ये अगला लेक्चर लेके चैप्टर 4 का। आई होप सबके हालचाल बहुत मस्त रहेंगे एंड बीवी सर जैसे बोलते हैं, आई होप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बहुत नहीं, उनकी कॉपी करना यार बहुत, और मतलब अपन तो उन लेवल के भी नहीं है कि उनकी कॉपी करें, बट फिर भी ट्राई कर सकते हैं। तो क्या हाल है सारे सीए स्टूडेंट्स? आई होप सबकी पढ़ाई बहुत मस्त चल रही है। आई होप सब बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। हाँ, थोड़ा थोड़ा मैच हुआ है ना। ओके देन, चलो अपना अपना एक्चुअल रखते हैं। उनकी लेवल है, वहां तक पहुंचने में अपन को बहुत साल लग जाएंगे। ओके, अपन अभी अपना देखते हैं। देखो बच्चों, अपन कौन सा चैप्टर कर रहे थे? अपन कर रहे थे सीए इंटर लॉ का चैप्टर 4, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। ओके, इसमें अपने मैक्सिमम पार्ट अपन ने कवर कर लिया था। कहां तक कवर कर लिया था? सेक्शन 46 से लेकर अपन ने कवर कर लिया था सेक्शन 62 तक। ओके, सेक्शन 46 से सेक्शन 62 तक कर लिया था, जिसमें अपन ने क्या कौन कौन से सेक्शन कवर कर लिए? सेक्शन 46 सर्टिफिकेट ऑफ शेयर के बारे में अपन ने कवर लिया, फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर स्टॉक सबके बारे में पढ़ लिया अपन ने। वोटिंग राइट के बारे में पढ़ लिया, किसको कितने वोटिंग राइट मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। ओके, एक्सेप्शनल वोटिंग राइट क्या होते हैं, ओके सारा देख लिया। वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट कि कुछ फेरबदल अगर करना है तो कैसे करके उनका फेरबदल होगा। कॉल शेल बी यूनिफॉर्म बेसिस, सबका एक ही यूनिफॉर्म होना चाहिए, जैसे स्कूल में होना चाहिए। कॉल इन एडवांस, जब कोई कॉल एडवांस में कर देता है तो उसका क्या मीन्स, जब कोई पैसे एडवांस दे देता है उसके क्या क्या राइट्स हैं। उसके बाद में पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन प्रोपोर्शन टू पेड अप शेयर कैपिटल, जितना पैसा उसने दिया है उतनी प्रोपोर्शन में हम उसको देंगे, बस यही बात है। इश्यू ऑफ द शेयर एट प्रीमियम एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रीमियम, अगर अपन ने शेयर 100 रुपए का शेयर था 110 में इश्यू करा तो वो क्या कहलाता है? प्रीमियम। एंड उस प्रीमियम का यूज अपन कहाँ कहाँ कर सकते हैं, यही है सेक्शन 52 बता रहा है। सेक्शन 53, प्रोहिबिशन ऑन इश्यू ऑफ द शेयर एट डिस्काउंट, अपन शेयर डिस्काउंट पर इश्यू नहीं कर सकते, बट कुछ एक्सेप्शंस है जहां पे अपन क्या कर सकते हैं, शेयर डिस्काउंट भी इशू कर सकते हैं। वो अपन ने डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद में सेक्शन 54, इशू ऑफ द स्वेट इक्विटी शेयर, खून पसीने की कमाई वाले शेयर, उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। किसको मिलते हैं? कंपनी के एम्प्लॉयज डायरेक्टर जो अपना खून पसीना कंपनी में लगाते हैं उनको मिलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। उसके बाद में सेक्शन 55, इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर जो इशू हो रखे थे उनका रिडम्पशन कैसे होगा, उनका इशू कैसे होगा, उसके बारे में है। सेक्शन 56, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज, ट्रांसफर, ट्रांसफर मींस अपन खुद एग्जिस्ट करते हैं एंड अपन ने खुद ने अपनी सहमति से क्या करा है, एक जगह से दूसरी जगह पे सिक्योरिटी दी है या फिर रखी है। ट्रांसमिशन के केस में कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केस हो जाते हैं जिसमें अब वो सिक्योरिटी अपनी नहीं रह जाती, अब वो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई बाई दी मींस उसको बोल सकते हैं कोई भी ऐसी कोई घटना हो गई जिससे वो सिक्योरिटीज अपनी नहीं रही, वो किसी और को ट्रांसफर हो गई, उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। ओके, एंड इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर इन द कंपनी। ओके, सेक्शन 56, पनिशमेंट फॉर पर्सोनेशन ऑफ शेयर होल्डर। पर्सोनेशन मींस कोई और हो, कोई और बनने का ट्राई कर रहे हो आप, छोटे बड़े मियाँ छोटे मियाँ, दो पुलिस वाले, दो चोर, चोर पुलिस वाले बनने का ट्राई करते हैं गलत तरीके से, तो उनकी पेनल्टी मींस उनको बाद में क्या सजा, वो मूवी में नहीं मिली बट एक्चुअल में ये मजाक नहीं है, आपको सजा मिलेगी। इसलिए पर्सोनेशन का मतलब कोई और बनने का आप ट्राई कर रहे हो। सेक्शन 58, रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड अपील अगेंस्ट द रिफ्यूजल, अगर आप कोई शेयर को ट्रांसफर ट्रांसमिशन कर रहे हो, कंपनी उसको रिफ्यूज कर रही है, तो उस केस में प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी के केस में दोनों में क्या क्या हो सकता है वो दे रखा है किसमें? सेक्शन 58 में। सेक्शन 59, रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर की अगर कोई भी अगर चेंज होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने जो कंपनी मेंटेन करती है मेंबर्स का रजिस्टर, उसमें क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। सेक्शन 61, पावर ऑफ लिमिटेड कंपनी टू ऑल्टर इट्स शेयर कैपिटल,
कि अपनी लिमिटेड शेयर वाली कंपनी को अपने आर्टिकल्स को ऑल्टर करके अपनी शेयर कैपिटल को चेंज करने का राइट है, और कुछ ऐसे केस है जहां पे ऑल्टर भी करना पड़ेगा, कैपिटल भी चेंज होगी, वो यहाँ पे दे रखा है सेक्शन 61। ये तो हो ही गया ऑल्टर शेयर कैपिटल। सेक्शन 62 फर्दर इश्यू ऑफ द शेयर कैपिटल, कि कंपनी ने इश्यू कर रखी है शेयर कैपिटल, लेकिन कंपनी चाहती है कि मैं और इश्यू करूं शेयर कैपिटल, तो उन केसेस में किस किस को वो इश्यू कर सकती है और क्या क्या उसको प्रोविजन फॉलो करना पड़ेगा, ये बता रहा है सेक्शन 62। ओके, फर्दर इश्यू। नाउ अभी कौन कौन सा सेक्शन अपना बाकी रहा है वो अपन देख लेते हैं। सेक्शन 63 बचा है कि बोनस शेयर का इश्यू जब होता है तो उसके क्या प्रोविजन है। सेक्शन 64 नोटिस टू बी गिवन टू रजिस्ट्रार फॉर ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ओके, अगर शेयर कैपिटल में ऑल्ट्रेशन होता है तो नोटिस देना पड़ता है किसको, रजिस्ट्रार को। कैसे देते हैं उसका प्रोविजन। सेक्शन 66 रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के केस में क्या होगा। सेक्शन 67 रेस्ट्रिक्शन ऑन परचेज बाय कंपनी, मींस बाईबैक, वापस कंपनी परचेज कर रही है उन पे क्या रेस्ट्रिक्शन है। और गिविंग ऑफ लोन्स बाय फॉर इट परचेज ऑफ इट शेयर्स, कि अपने शेयर परचेज करने के लिए क्या कर रही है कंपनी, किसी और को शेयर मींस लोन दे रही है, तो उस केस में क्या होगा। सेक्शन 68 पावर ऑफ कंपनी टू परचेज इट्स ओन सिक्योरिटी, कि कौन से ऐसी जगह है जहां पे कंपनी के पास में पावर है कि वो अपने शेयर को वापस खरीद सकती है, उसको क्या कहते हैं, बाईबैक कहते हैं। सेक्शन 69 ट्रांसफर ऑफ सर्टेन सम्स टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जो अपन ने ऊपर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के प्रोविजन में पढ़ा था। ओके, सेक्शन 70 प्रोहिबिशन फॉर बाईबैक इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, बाईबैक कब नहीं कर सकती है कंपनी, उसके बारे में बता रहा है कौन, सेक्शन 70। 71 बताएगा प्योरली होली सोलली डिवेंचर के बारे में। अब देखो अपन कहां से स्टार्ट करेंगे सर, अपन स्टार्ट करेंगे सेक्शन 63 से, बोनस शेयर। ओके सर, चलो बोनस शेयर, चलो 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 चलो, कहाँ है बोनस शेयर अपना, बच्चा बाड़ी इधर देख लो, सारी की सारी इधर इधर इधर, कोई ध्यान नहीं बटाए, कोई ध्यान नहीं भटकाएगा अपना। रिफ्यूजल सेक्शन 58। ये सेक्शन 64 नो 63 ये रहा, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। देखिए, ओके, ये अपन ने सेक्शन पिछले लेक्चर में कवर किया था, बट अब आपके सर ने आपको ये जबान दे दी कि अपन सेक्शन 63 से स्टार्ट करेंगे, तो सेक्शन 63 से ही स्टार्ट करेंगे। आपके सर 1 मिनट का समय हमको चाहिए जिसमें हम ये सेक्शन 63 पढ़ा देंगे। देखो बच्चों, ताकि कोई बच्चे ने अगर सेक्शन 63 पिछले लेक्चर में नहीं देखा तो कोई बात नहीं, हम इसको मजबूरन यहाँ पढ़ा देंगे। ओके सर, ऐसी क्या मजबूरी रही होगी आपकी जो आप हमें मजबूरन पढ़ा रहे हैं। बच्चों क्या करें, पापी पेट का सवाल है। देखो, इश्यू ऑफ बोनस शेयर सेक्शन 63 अपन आते हैं। ये थोड़ी सी ब्राइटनेस दिखता कम है ना, उम्र आ गई है ना। देखो, इश्यू ऑफ बोनस शेयर सेक्शन 63, एक कंपनी में इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर टू इट्स मेंबर आउट ऑफ, कि कंपनी क्या कर सकती है, फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू कर सकती है किसको, अपने मेंबर को, आउट ऑफ किस में से इशू कर सकती है, फ्री रिजर्व्स, कंपनी के पास में जो फ्री फोकट के रिजर्व पड़े हैं उससे क्या कर सकती है कंपनी, बोनस शेयर इशू कर सकती है। अदर देन रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये कौन सा रिजर्व है, जो असेट एंड लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करने में आया। मींस कंपनी के पास में एक क्या था, कंपनी के पास में एक प्लांट एंड मशीनरी था, कंपनी के पास में एक मशीन पड़ी थी। अब उस मशीन का क्या हुआ, मार्केट में ऐसा बूम आया कि उस मशीन की रेट बढ़ गई। अब क्या हुआ, कंपनी चाहती है कि उसकी बुक्स में जो प्लांट एंड मशीनरी रखी है उसकी वैल्यू आज हम ये देख रहे हैं कि क्या है, 100 रुपए, लेकिन मार्केट में उसकी एक्चुअल रेट है वो 150 है। तो कंपनी क्या करेगी, उसको रीवैल्यू करेगी, तो 100 की 150 करेगी, उसी तरह से अपनी बुक्स को एडजस्ट करेगी, अपनी एंट्रीज एडजस्ट करेगी।
तो वो कौन सा रिजर्व है? वो एक मींस अगर आप देखो ना तो वो ऐसा कोई रिजर्व नहीं है जो कंपनी ने इकट्ठा किया है खुद के मेहनत से। वो ऐसा रिजर्व है जो मार्केट के स्ट्रक्चर के बेस पे कुछ चेंज होता रहता है। कभी मान लो किसी के प्राइस बढ़ गई रिवैल्यू के, तो कभी किसी के प्राइस घट भी सकती है, तो वो कंपनी अपने लॉसेस नहीं बताएगी। ओके, तो जो कंपनी के फ्री रिजर्व्स है, फ्री रिजर्व्स कौन से? जो कंपनी जिससे आगे पैसा बांट सकती है, वो होते हैं फ्री रिजर्व्स। ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, जो प्रीमियम पे शेयर इश्यू करके जो एक्स्ट्रा पैसा आया था प्रीमियम, उसका एक अलग अकाउंट मेंटेन होता है। वो अपन किस में यूज कर सकते हैं पैसा? वो यूज करते हैं फुल्ली पेड बोनस शेयर इश्यू करने में। ये बोलता है कौन? सेक्शन 63 की फुल्ली पेड बोनस शेयर इश्यू करने के लिए कंपनी फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एंड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व CRR के CRR क्या कर सकती है? जिससे इश्यू कर सकती है। नाउ इसको आप अगर शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से, अगर आप शॉर्ट लैंग्वेज में आप इसको बोलना चाहें या लिखना चाहें तो आप इसको बोल सकते हैं FSC, 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 FSC बोलते हैं इसको। किस किस से कर सकती है कंपनी? फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से। ओके, नाउ नो कंपनी में कैपिटलाइज प्रॉफिट और रिजर्व फॉर द पर्पज ऑफ इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर अनलेस। यहां पे इसने क्या कर दिया? यहां पे इसने दी एक कंडीशन कि ये कंपनी है कब, अपने कब तक या कब, आप इसको मानो कब तक एक कंपनी नहीं कर सकती, कब अपने प्रॉफिट और रिजर्व का यूज नहीं कर सकती बोनस शेयर इश्यू करने में? कब? अनलेस, जब तक कि इट इज ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल, जब उसके संविधान ने ये नहीं बताया है, जब तक उसका संविधान ये नहीं बताएगा कि आप ये कर सकते हो, तब तक आप नहीं करोगे। जो आपका कानून आज्ञा देता है आपको, आप वही काम करोगे। नेक्स्ट, इट हैज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड बीन ऑथराइज्ड इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिकमेंड किया है एंड कंपनी की जनरल मीटिंग में क्या हुआ है? ऑथराइज हुआ है। कंपनी के आर्टिकल में लिखा है, बाद में कंपनी के बोर्ड ने इस चीज को रिकमेंड किया और उसके बाद में उसको जनरल मीटिंग में ऑथराइज किया है कि आप ये कर सकते हो। इट हैज नॉट डिफॉल्टेड इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इन रेस्पेक्ट ऑफ द फिक्स्ड डिपॉजिट और डेट सिक्योरिटीज इशूड बाय इट। कंपनी ने अपने जो भी कंपनी के पास में डिपॉजिट पड़े हैं या फिर कोई डेट मींस कोई उधार पड़ा है, उसको वापस चुकाने में कोई भी अगर झोल जमाट नहीं किया है, कंपनी ने कोई भी इसको चुकाने में डिफॉल्ट नहीं किया है, तो ये बोनस शेयर इशू कर सकती है। मींस अनलेस, जब तक उसने क्या गड़बड़ नहीं करी है। अगर गड़बड़ कर दी तो ये नहीं कर सकता। इसलिए बोला है कि नॉट डिफॉल्टेड, इसने नहीं किया होना चाहिए। क्या? किसमें डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए? रीपेमेंट, उसके इंटरेस्ट या उसका प्रिंसिपल देने में, किसका? डिपॉजिट या डेट सिक्योरिटीज। नॉट डिफॉल्टेड in respect of payment of the statutory dues of the employees such as contribution to प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी और बोनस। कि ऐसा नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, कंपनी के शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर इश्यू कर रहे हो, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, लेकिन आपने जो कंपनी के जो जिसने आपके खून पसीना लगा के आपकी कंपनी के लिए काम किया है, जो कंपनी के एम्प्लॉयज है, उनको आप पैसा ही नहीं दे रहे हो, उनका लेबर पेमेंट ही नहीं दे रहे हो, उनका PF, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी और बोनस ही नहीं दे रहे हो, और अब बस आप अपने शेयर होल्डर को देने जा रहे हो। इसलिए उसने ये चीज में डिफॉल्ट नहीं करा होना चाहिए। किसमें? स्टैट्यूटरी ड्यूज देने में। स्टैट्यूटरी ड्यूज मीन जो कानूनी तौर पर आपको देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी ड्यूज। द पार्टली पेड शेयर इफ एनी आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट आर मेड फुल्ली पेड अप। ओके, अगर आप बोनस शेयर इश्यू कर रहे हो तो जो शेयर पार्टली पेड अप है, मान लो 10 रुपए का एक शेयर फेस वैल्यू का है, तो आपने अभी तक अगर 6 रुपए ही शेयर होल्डर से मांगे हैं, तो उसको पहले आपको फुल्ली पेड करना होगा। मींस आपको कंप्लीट 10 रुपए का शेयर आपको वो करना होगा, तभी आप फुल्ली पेड बोनस शेयर इश्यू कर पाओगे। ओके, it complies with the such condition as prescribed in the Rule 14 of the companies that which company has once announced the decision of its board recommending bonus issue shall not subsequently withdraw the same। कि अगर आपने जबान दे दी, अगर आपकी कंपनी ने ये ऑथराइज कर दिया है कि हम बोनस इश्यू करेंगे,
तो बाद में आप क्या नहीं कर सकते, आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते, आप बाद में ये ऐसा नहीं बोल सकते हम तो मजाक कर रहे थे। ओके, इसलिए आपको जो चीज आपने बोल दी वो आप कर सकते हो। नोट द बोनस शैल नॉट बी इशूड इन लिeu ऑफ द डिविडेंड, ये चीज आप ध्यान रखना। अगर आपके सामने कोई आपके सामने कोई मान लो आपका फ्रेंड है कि मेरे 10 रुपए निकाल, जो तूने मेरे से कल लिए थे। आपने क्या किया, एक लॉलीपॉप उठाई और उसको दे दी। आपने 10 रुपए की एक लॉलीपॉप ली और उसके मुंह में डाल दी, ये ले तेरे 10 रुपए का हिसाब। तो क्या ये चीज जस्टिफाइड है? सर ये चीज बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। वो मांग रहा था पैसे, हमने उसको दे दी लॉलीपॉप। तो ये चीज बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर वो आपसे पैसे मांग रहा है तो आप उसके बदले में उसको लॉलीपॉप नहीं दे सकते। तो अगर एक कंपनी को किसी शेयर होल्डर को डिविडेंड देना था, लेकिन आप वो डिविडेंड के बदले आप क्या कर रहे हो, आप बोल रहे हो कोई ना डिविडेंड तो नहीं है हमारे पास में, आप बोनस शेयर ले जाओ। वो क्या करेगा, उसका अचार डालेगा। उसको क्या करना है, उसका डिविडेंड चाहिए था, आप उसको डिविडेंड दो। इसलिए अगर कोई शेयर होल्डर आपका डिविडेंड का पैसा बकाया है तो आप उस बकाए डिविडेंड के पैसे के बदले में बोनस शेयर नहीं दे सकते, ये कंपनीज एक्ट बोल रहा है। तो कौन कौन सी बातें हैं जो जब तक आप नहीं मानोगे या जो चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी तब तक आप क्या नहीं कर सकते, बोनस शेयर इश्यू नहीं कर सकते। पहली चीज, आपके आर्टिकल्स में ये चीज लिखी होनी चाहिए। दूसरी, बोर्ड ने ये चीज जो रिकमेंड करी है वो आपकी जनरल मीटिंग में ऑथराइज होनी चाहिए। तीसरी चीज, आपने कोई भी रीपेमेंट में कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए। किसके रीपेमेंट में, कोई भी ब्याज या प्रिंसिपल में डिपॉजिट या उधार के, या फिर कोई स्टेट्यूटरी ड्यूज है। और आप पार्टली पेड अप शेयर पे बोनस शेयर इश्यू नहीं कर सकते, आपको फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा। और आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सिक्वेंटली उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, बात को वापस नहीं ले सकते, और डिविडेंड के बदले आप क्या नहीं दे सकते, बोनस शेयर नहीं दे सकते। नाउ अगला सेक्शन आता है सेक्शन 64। कौन सा? नोटिस टू बी गिवन टू रजिस्ट्रार फॉर अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। भाई ये कौन सी बात हुई, आप हमको हर बात पड़ोस वाली आंटी को बतानी पड़ती है, तो इसमें सेक्शन डालने की क्या जरूरत थी? ये सेक्शन के प्रोविजन आपको पढ़ना स्पेशली जरूरी है। क्यों? नोटिस टू बी गिवन टू रजिस्ट्रार फॉर द अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। इसने बता दिया कि आप मानो नहीं मानो, आप भूल जाओ पड़ोस वाली आंटी को, बट आपको कंपनीज एक्ट नहीं भूलने देगा कि आपको ये काम करना है। इसीलिए ये बोल रहा है कि कंपनी शैल फाइल ए नोटिस इन फॉर्म एसएच 7। कंपनी ने क्या बताया कंपनीज एक्ट ने, कि फॉर्म एसएच 7 में आपको क्या करना पड़ेगा, एज पर रूल 15 of company share capital debenture rules 2014 with the registrar along with the altered memorandum with 30 days of alteration to its capital in case of। इसने सारा लिख दिया। इसलिए आपको ये स्पेसिफिकली बता रहा था कि अगर आपने चेंज की है अपनी शेयर कैपिटल में, कुछ ऑल्टरेशन हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रार को एच7 फॉर्म में आपको नोटिस देना पड़ेगा। किसके साथ में? आपके जो मेमोरेंडम ऑल्टर्ड हुए हैं, शेयर कैपिटल आपने इश्यू करी तो आपके मेमोरेंडम ऑल्टर्ड होंगे। 30 days of the alteration of the share capital in case of alteration of share capital in manner specified in the section 61 subsection 1। अब कौन सा था सेक्शन 61 सबसेक्शन 1? एक बार अपन पीछे चलते हैं। देखो ये रहा सेक्शन 61, ये रहा, ये रहा। ये देखो, ये बता रहा है कि कौन से केस में लिमिटेड कंपनी विद शेयर कैपिटल ऑल्टर इट्स एमओए इन केस फॉलोइंग बाय पासिंग एसआर। वो क्या कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है, कंसोलिडेट मिला सकती है, डिवाइड करा सकती है, कन्वर्ट करा सकती है, सब डिवाइड करा सकती है, कैंसिल करा सकती है। तो ये सेक्शन 61 सबसेक्शन 1, ये 4-5 केस जो है, इंक्रीज, डिक्रीज, कैंसिल, कंसोलिडेट, डिवाइड, सब डिवाइड, ये सब होने पे आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्म एसएच 7 में करना पड़ेगा। ऑर्डर या फिर order made by the government under section 62 subsection 4 read with the section 62 subsection 6 has effect of the increasing authorized share capital of the company। जो अपन ने ऊपर 62 में पढ़ा था वो ये बोल रहा है कि कोई ऑर्डर दे दिया गवर्नमेंट ने और उसके बिहाफ पे आपकी ऑथराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गई, तो उस केस में क्या होगा,
आपको फॉर्म SS7 में आपको नोटिस देना पड़ेगा, या रिडम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, या आपका जो प्रेफरेंस शेयर आपको रिडीम होने वाले थे वो आपने रिडीम कर लिए हैं, तब आपका जो शेयर कैपिटल में कुछ ऑल्ट्रेशन हुआ है वो आपको फाइल करना पड़ेगा। किसमें? फॉर्म SS7 में। तो 3 केस है जहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा कि हमने हमारी शेयर कैपिटल में ऑल्ट्रेशन किया है। कौन कौन से केस में? जब सेक्शन 61 ऊपर लिखा है कि आपने कोई भी तरीके से आपका इंक्रीज, डिक्रीज, कैंसिल, डिवाइड, सब डिवाइड, कंसोलिडेट किया है, तो वो केस में आपको 30 दिनों के अंदर अंदर आपको बताना पड़ेगा। दूसरा, गवर्नमेंट के ऑर्डर के बेस पे अगर आपका शेयर कैपिटल कुछ चेंज हुआ है तब आपको बताना पड़ेगा रजिस्ट्रार को, या फिर आपने प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर लिया है तब आपकी शेयर कैपिटल चेंज हुई, उसके बारे में आपको ऑल्ट्रेशन का बताना पड़ेगा। नाउ पेनल्टी दे रखी है कंपनी पे, कितनी लगेगी? अगर आपने गलती करी तो 500 फॉर ईच डे, हर दिन 500 लगेगा जब तक गलती चलेगी। डिफॉल्ट कंटिन्यू सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 लाख तक। ओके। एवरी ऑफिसर जिसने डिफॉल्ट किया है या डिफॉल्ट में शामिल है, हर दिन 500 रुपए, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 लाख रुपए। ओके। नाउ अब इसके बाद में कौन सा सेक्शन आता है? सेक्शन 66, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का रिडक्शन, घटाना उसको, उसका क्या प्रोविजन है? अ कंपनी बीइंग कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, एक वो कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है, और कंपनी लिमिटेड बाय द गारंटी एंड हैविंग ए शेयर कैपिटल may reduce share capital in any manner and in particular manner as stated below। कि एक कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है बट शेयर कैपिटल, हैविंग शेयर कैपिटल है, क्या कर सकती है? अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है, अपनी शेयर कैपिटल को घटा सकती है। किस तरीके से? कौन कौन से तरीके से? एक्सटिंग्विश और रिड्यूस द लाइबिलिटी ऑन एनी ऑफ हिज शेयर इन रेस्पेक्ट ऑफ द शेयर कैपिटल नॉट पेड अप। भाई 10 रुपए की शेयर कैपिटल का, मान लो एक शेयर 10 रुपए का था, 6 रुपए कंपनी के पास में आ गए, अब लाइबिलिटी 4 रुपए की बनती है शेयर होल्डर की। कंपनी क्या सोच रही है, कोई ना, अपन एक काम करते हैं, 6 रुपए का शेयर अपने पास में आ गया, अपन इसी को मान लेते हैं कि ये फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल है, 4 रुपए जो उसने नहीं दिए हैं वो अपन छोड़ देते हैं, अपन शेयर कोई 6 रुपए का कर देते हैं। तो ऐसे केस में क्या कर सकती है वो? एक्सटिंग्विश मींस छोड़ सकती है, उसको नष्ट कर सकती है, और रिड्यूस घटा सकती है लाइबिलिटी किसकी? कोई भी शेयर की, इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर नॉट पेड अप, और कैंसिल कर सकती है एनी पेड अप शेयर कैपिटल विच इज लॉस्ट और अनप्रेजेंटेड बाय द अवेलेबल एसेट्स। कि कोई पेड अप शेयर कैपिटल जो या तो खो गई है या फिर अनप्रेजेंट बाय एनी अवेलेबल एसेट, कि कोई एसेट के बदले में वो शेयर कैपिटल मिली नहीं, या फिर शेयर कैपिटल गुम हो गई, उस केस में क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं, या पे ऑफ एनी पेड अप शेयर कैपिटल विच इज एक्सेस ऑफ वांट द कंपनी। अगर कंपनी के पास में बहुत पैसा आ गया है, बहुत ज्यादा पैसा आ गया है, उस केस में क्या कर सकती है कंपनी? दे सकती है, आप वापस रखो, पे ऑफ वापस दे सकती है। लेकिन वो कैसे दे सकती है? सब्जेक्ट टू पासिंग द स्पेशल एसआर, स्पेशल रिजोल्यूशन। कंपनी को इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एसआर पास करवाना पड़ेगा, एंड ऑल्टर इट्स मेमोरेंडम बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ नेम ऑफ शेयर कैपिटल एंड इट्स शेयर अकॉर्डिंगली। कि अपने आर्टिकल्स में चेंज करना पड़ेगा, मेमोरेंडम में चेंज करना पड़ेगा। रीपेमेंट ऑफ एनी डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय ईदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट और द इंटरेस्ट पेबल देयरऑन शैल नॉट बी इन अरियर। ओके। तो ये बोल रहा है कि एक कंपनी रिडक्शन कैसे कैसे कर सकती है। कंपनी या तो अगर वो लिमिटेड बाय दी शेयर है या फिर लिमिटेड बाय दी गारंटी है लेकिन शेयर कैपिटल वाली कंपनी है, तो अपनी शेयर कैपिटल को कैसे कर सकती है? या तो एक्सटिंग्विश या रिड्यूस कर सकती है, अगर वो क्या है? कैपिटल नोट पेड अप, अगर कोई कैपिटल पर पैसा नहीं आया है तो कैंसिल कर सकती है, जब लॉस्ट हो गया, अनप्रेजेंटेड हो गया। इसको अपन हाईलाइट कर देते हैं, कौन कौन से शेयर कैपिटल नॉट पेड अप एंड
लॉस्ट, पेड अप शेयर कैपिटल लॉस्ट या अनप्रेजेंटेड एसेट के केस में, या फिर शेयर कैपिटल है एक्सेस ऑफ वांट्स। ओके, तो ये 3 केस में कर सकती है। लेकिन अगर ज्यादा है आपके पास में पैसा तो आप चुल मच, आपके अंदर ज्यादा ही चुल मची है तो, लेकिन तो आपको क्या करना पड़ेगा, एसआर पास करना पड़ेगा, मेमोरेंडम में ऑल्टरेशन करना पड़ेगा, आपको डिपॉजिट का रीपेमेंट करना होगा। नाउ इन सारे केस में क्या होगा, ट्राइब्यूनल शैल गिव नोटिस ऑफ एवरी एप्लीकेशन मेड टू इट। ट्राइब्यूनल के पास में कोई भी अगर इस तरह की एप्लीकेशन आती है कि हमको ये चीज करनी है, तो ट्राइब्यूनल अब क्या करेगा, ट्राइब्यूनल इन लोगों को क्या करेगा, एप्लीकेशन देगा, नोटिस देगा, नॉट एप्लीकेशन, शैल गिव नोटिस ऑफ एवरी एप्लीकेशन। किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसकी पावर किसको मिल रखी है, रीजनल डायरेक्टर को, रजिस्ट्रार को, सेबी इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, एंड क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। भाई ऐसा तो नहीं है ना कि आप कंपनी में कुछ भी चेंज कर रहे हो लेकिन इन लोगों के अगेंस्ट में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से आप ऐसा कर रहे हो, तो इसलिए रजिस्ट्रार क्या करेगा, ट्राइब्यूनल क्या करेगा, ये सबको नोटिस देगा कि कंपनी में ये बातें चल रही है, ये कुछ गड़बड़ चल रही है, या ये कंपनी चाहती है, तो आप एक काम करो, आप हमारे ये नोटिस रखो और आप देखो कहीं ऐसा तो नहीं है आपको कोई आपत्ति है। तो किन किन को देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसका पावर रीजनल डायरेक्टर को है, रजिस्ट्रार को, सेबी को अगर कंपनी लिस्टेड है, एंड कंपनी के क्रेडिटर्स को। ओके, ट्राइब्यूनल shall consider the representation made by them within a period of the 3 months from the date of receipt of the notice। ट्राइब्यूनल को क्या, जो नोटिस मिलेगा उसको 3 महीने के अंदर अंदर उसको कंसिडरेशन में लाना ही होगा, ये बात बोल रही है। नोट, वेयर नो रिप्रेजेंटेशन हैज बीन रिसीव्ड विद इन द सेड पीरियड ऑफ द 3 months इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट दे हैव नो ऑब्जेक्शन ऑन द रिडक्शन। ओके, अब ट्राइब्यूनल ने क्या किया, जब नोटिस दिया ना, तो अब क्या हुआ, 3 महीने के अंदर अंदर क्या हुआ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया जिन चारों को ऊपर अपन ने दिया था। कौन कौन चार, क्रेडिटर्स, सेबी लिस्टेड कंपनी के केस में, रजिस्ट्रार को, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो रीजनल डायरेक्टर को पावर है, इन चारों को दी, 3 महीने में उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, तो ये मान लिया जाएगा, प्रिज्यूम्ड ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि उनको कोई तरह का ऑब्जेक्शन नहीं है। Considering representation is the statutorily required, not admitting it in full। कि ये एक कानूनी तरीके से रिक्वायरमेंट है, इसको पूर्ण तरीके से आप इसको वैसे डॉक्यूमेंटली आप इसको मानो, ये कोई जरूरी नहीं है। The tribunal may make an order confirming the reduction of the share capital on the such terms and condition as deem fit only if it satisfied that। अब उसके बाद में क्या करेगा, एप्लीकेशन के बाद में नोटिस दे दिया उन चारों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, अब क्या करेगा, ट्राइब्यूनल बोलेगा भाई ठीक है, हम मेरे को सब कुछ परफेक्ट लगा, तो मैं क्या करूंगा, ऑर्डर तो दे दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे को कुछ और भी देखना है। मेरे को क्या देखना है, मेरे को ये देखना है कि आपने ये चीजें आपने करी है कि नहीं करी है, क्या क्या चीजें आपने करी है कि नहीं करी है। डेट और क्लेम ऑफ एवरी क्रेडिटर ऑफ द कंपनी हैज बीन, ऐसा तो नहीं है कंपनी की शेयर कैपिटल को आप रिड्यूस कर रहे हो, आप उसमें ऑल्टरेशन कर रहे हो, लेकिन जो एग्जिस्टिंग कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं, जो कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं, जो कंपनी में इंटरेस्ट होल्ड करते हैं, उनके साथ में कुछ आपने अत्याचार तो नहीं किया है। ओके, तो उसके लिए कंपनी, उसके लिए कौन, ट्राइब्यूनल खुद को सांत्वना देगा, खुद को सेटिस्फाई करेगा। क्या सेटिस्फाई करेगा कि डेट और क्लेम ऑफ एवरी क्रेडिटर, हर एक क्रेडिटर का जो उधार बाकी था या बकाया है, वो क्या हुआ है, डिस्चार्ज, पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो गया है। डिटरमाइंड, उसको कंसिडर किया गया है, हैज बीन सिक्योर्ड, या मान लो उसको सिक्योर किया गया है कि चलो इसके बदले में अगर पैसा नहीं दिया तो हम इसके बदले में कुछ ऐसी चीज गिरवी रख रहे हैं जिसको हम गिरवी रख के चुकाएंगे पैसा। हिज कंसेंट इज ऑब्टेन, एंड उन क्रेडिटर्स का कंसेंट लिया गया है कि हम ये शेयर कैपिटल कैंसिल कर रहे हैं।
ओके, तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन देगा कंपनी किसको, ट्राइब्यूनल को। ट्राइब्यूनल क्या करेगा, ये नोटिस जाएगा, किसको जाएगा, 4 जनों को। 4 जने क्या करेंगे, ऑब्जेक्शन देंगे। अगर ऑब्जेक्शन नहीं आया 3 महीने के अंदर अंदर तो मान लिया जाएगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन ऑर्डर देने से पहले ट्राइब्यूनल क्या करेगा, खुद को सेटिस्फाई करेगा, सांत्वना देगा, या खुद को ये प्रूफ करेगा कि क्या, कि जो कंपनी के क्रेडिटर्स है, हर एक क्रेडिटर का जो ड्यू बनता था वो या तो डिस्चार्ज हो गया, या कंपनी ने डिटरमाइन मान लिया है कि हाँ ये पैसे देने हैं, हैज बीन सिक्योर्ड, उसको सिक्योर कर लिया है अगर अनसिक्योर्ड है तो, और सारों की कंसेंट ले ली है। दूसरी चीज दूसरी चीज ट्राइब्यूनल क्या देखेगा, द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट proposed by the company for such reduction is in conformity with the accounting standard specified in section 133 or any other provision of this act। कि जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जो अकाउंटिंग एंट्रीज करनी थी कंपनी को, जो बुक्स में कुछ ऊपर नीचे करना था ये रिडक्शन के बाद में, ये रिडक्शन होने के लिए, तो वो कंपनी ने परफेक्टली करा है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं करी है एज पर सेक्शन 133, या फिर कोई एक्ट में कोई ऐसी बात थी जो कंपनी को इसके रिगार्डिंग फॉलो करनी थी, तो वो कंपनी ने क्या करी है, परफेक्टली फॉलो करी है। उसके बाद में क्या होगा, ट्राइब्यूनल का जो ऑर्डर आएगा कंफर्मेशन का, शेयर कैपिटल रिडक्शन का, of the reduction of the share capital by the tribunal shall be published by the company in such a manner as may tribunal direct। कि ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आ जाने के बाद में क्या होगा, ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आ जाने के बाद में वो जो ऑर्डर है वो जैसे ट्राइब्यूनल आपको डायरेक्ट करता है कि ऐसे आपको पब्लिश करना है, उस तरीके से आप पब्लिश कर देना, न्यूज़पेपर में, वेबसाइट में, जहां भी। उसके बाद में विद इन 30 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द कॉपी ऑफ द ऑर्डर, और 30 दिन के बाद में ऑर्डर की कॉपी आने के बाद में द कंपनी शैल डिलीवर टू द रजिस्ट्रार। ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आने के बाद में वो पड़ोस वाली आंटी को बताना पड़ेगा आपको, अगले 30 दिनों में रजिस्ट्रार को, ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ट्राइब्यूनल ऑर्डर एंड मिनट्स कंटेनिंग एसआर अप्रूव्ड बाय द ट्राइब्यूनल शोइंग, कि उस आपको नोटिस में आपको क्या क्या दे, आपको बताना पड़ेगा, द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर इनटू विच इट इज टू बी डिवाइडेड, कि उसका अमाउंट क्या होगा शेयर कैपिटल का, कितने शेयर्स में वो डिवाइड होंगे, अमाउंट ऑफ ईच शेयर, हर शेयर का अमाउंट क्या होगा, द अमाउंट इफ एनी एट द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डीम टू बी पेड अप ऑन द ईच शेयर, कि माना जाएगा कि वो पेड अप माना जाएगा। मान लो 10 रुपए का शेयर था, उस पे क्या है 6 रुपए पेड अप है, तो वो शेयर स्प्लिट हो गए, मान लो 5 रुपए का हुआ रिडक्शन होके, तो अब 60% पहले अगर रिसीव माना गया था तो अब उसका 3 रुपए रिसीव माना जाएगा, बाकी का 2 रुपए, ऐसा करके ऐसा रिडक्शन होगा। ये जस्ट एक एग्जांपल है। रजिस्ट्रार ऑन द रिसीट शैल रजिस्टर द सेम एंड इशू ए सर्टिफिकेट टू दैट इफेक्ट। एंड रजिस्ट्रार क्या करेगा, वो ट्राइब्यूनल का ऑर्डर सारा रिसीव होने के बाद में, सारी डिटेल आने के बाद में एक सर्टिफिकेट ऑफ रिडक्शन इश्यू कर देगा कि ये हमने आपका रजिस्टर किया। नाउ nothing in this section shall apply to the buyback of its own security by the company under section 68, कि इन सारे जो भी ऊपर लिखा है उसमें बाई बैक का कहीं भी नाम वो निशान नहीं है, वो आएगा अलग से सेक्शन 68 में। इसको ये नहीं मानना कि ये बाई बैक है। ओके, ए member whether in the past or present shall be liable to pay the amount maximum to difference between the amount deemed to have been paid up on his share and the nominal value of the reduced shares, कि चेंज होने के बाद में जो भी शेयर होल्डर का पैसा बनता है शेयर होल्डर को देने का, वो उसको देना पड़ेगा, बस इतनी सी बात। इफ ए रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल टुक प्लेस एंड वेयर द क्रेडिटर इज एंटाइटल्ड टू ऑब्जेक्ट टू द रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल, कि अगर कोई कंपनी में शेयर कैपिटल का रिडक्शन होता है और कोई क्रेडिटर को इस चीज से दिक्कत हो गई, but his name and interest not entered in the list on the list of creditor either because of his ignorance of the proceeding for reduction or nature of his interest, then in respect of his interest company committed default within the meaning of section 6 of the insolvency and bankruptcy code। now देखो, इसने लिखा है कि अगर कोई रिडक्शन हुआ शेयर कैपिटल का एंड क्रेडिटर is entitled to object to a reduction of share capital,
कि अगर कोई कंपनी में शेयर कैपिटल रिडक्शन हो रहा है एंड कोई क्रेडिटर है जो इस शेयर कैपिटल को ऑब्जेक्ट करने के लिए एंटाइटल्ड है। ओके, मींस ऊपर देखो, ऊपर अपन ने पढ़ा था कि क्रेडिटर को कंसेंट लिया जाता है एंड ये अपन को सेटिस्फाई करेगा कौन, ट्राइब्यूनल, की इनको कोई दिक्कत तो नहीं है। एंड यहां पे क्या हो गया, ये वाला क्रेडिटर था जो एंटाइटल था, लेकिन लेकिन कंपनी ने क्या कर दिया, कंपनी ने कर दी गड़बड़, उसका नाम और उसका जो भी इंटरेस्ट था कंपनी में उसको एंटर ही नहीं किया, किसमें, क्रेडिटर की लिस्ट में। कंपनी ने भूल कर दी या कंपनी ने जानबूझकर क्या किया, कुछ भी करके उसका नाम इंटरेस्ट डाला ही नहीं लिस्ट ऑफ क्रेडिटर में। किस वजह से, या तो कंपनी ने क्या करा, इज इग्नोरेंस ऑफ प्रोसीडिंग फॉर रिडक्शन, या तो किसका था, क्रेडिटर का इग्नोरेंस था, या फिर नेचर ऑफ हिज इंटरेस्ट, कोई तरीके से उसका नाम नहीं डाला गया, देन इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज इंटरेस्ट, तो उसके इंटरेस्ट के रेस्पेक्ट में कंपनी कमिटेड डिफॉल्ट, कंपनी ने ये डिफॉल्ट किया, ये माना जाएगा विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 6 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ओके, and if a company is running its operation, every person who wants to a member of the company on the date of registration of order of reduction by the registrar shall be liable to contribute the payment of the such a debt or claim, but not exceeding the amount which he would have been liable to contribute if the company has commenced winding up on the day immediately before the said date. ओके, यहाँ पे बता रहा है कि कोई मेंबर था जो कंपनी का, जब शेयर कैपिटल रिड्यूस हुई, जब उस कंपनी की शेयर कैपिटल में रिडक्शन हुआ, तब हर वो बंदा, हर वो आदमी, एवरी पर्सन जो मेंबर था उस कंपनी का ऑन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिडक्शन, जब रजिस्ट्रार ने वो रिडक्शन वाला ऑर्डर को रजिस्टर किया कि कंपनी में ये रिडक्शन हो गया है, इसको मैं रजिस्टर करता हूं, लाइबल टू कंट्रीब्यूट टू द रीपेमेंट ऑफ डेट और क्लेम, कि कंपनी के अगेंस्ट में जो डेट और क्लेम बना हुआ है उसको देने में वो लाइबल होगा, बट नॉट एक्सीडिंग, लेकिन कितने अमाउंट तक, नॉट एक्सीडिंग अमाउंट ही वुड हैव बीन लाइबल टू कंट्रीब्यूट इफ द कंपनी हैड कमेंस्ड वाइंडिंग अप ऑन द डे इमीडिएटली बिफोर द सेड डेट, कि अगर वो कंपनी उस डेट से पहले अगर वाइंडिंग अप हो जाती तब उसको कितना पैसा देना पड़ता, उतने के लिए वो लाइबल है। ओके, ये आप वैसे मान लो कि मेंबर है, कंपनी का वाइंडिंग अप नहीं हुआ है, लेकिन ये सोचो कि अगर कंपनी का वाइंडिंग अप होता उस डेट को, तब मेरे को कितने पैसे देने होते कंपनी को डेट और क्लेम के लिए, तो उतने पैसे देने के लिए वो लाइबल होगा वो मेंबर। एंड इफ कंपनी इज वाउंड अप, एंड कंपनी क्या हो गई, अब वाउंड अप हो गई, द ट्राइब्यूनल में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सच एनी क्रेडिटर and proof of his ignorance as aforesaid if it's think fit settle a list of a person so liable to contribute, वो क्या करेगा, ट्राइब्यूनल ही सेटल कर देगा, एंड make and enforce calls and order on the contributories settled on the list as if they were ordinary contributors in the winding up, कि ट्राइब्यूनल खुद एक लिस्ट बनाएंगी जिसमें बताएगा कि कौन कौन लाइबल होगा ये करने के लिए। Nothing shall affect the rights of the contributories among themselves, कि contributories जो होंगे, जो वाउंडिंग अप के टाइम में कंट्रीब्यूट करेंगे, उनका कोई भी राइट अफेक्ट नहीं होगा, उनके जो राइट्स हैं वो राइट रहेंगे। ऑफिसर ऑफ द कंपनी शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर सेक्शन 447 इफ ही, कि जो डिफॉल्ट करेगा वो लाइबल होगा किसके अंडर, 447 के अंदर, उसने अगर क्या क्या किया है, नोइंगली कंसील, नोइंगली कंसील, यहां पे ध्यान रखना, नोइंगली लिखा है कि अगर उसको पता था कि ये गड़बड़ मैं कर रहा हूं, कंसील छुपाया उसने, द नेम ऑफ एनी क्रेडिटर एंटाइटल्ड टू ऑब्जेक्ट द रिडक्शन और एबिट्स और प्रिवी टू एनी सच कंसीलमेंट, कि उसको ये चीज पता थी कि क्रेडिटर है वो लाइबल है इस चीज के लिए, जो ऊपर रिडक्शन हुई उसमें ऑब्जेक्शन देने के लिए, बट उसने जानबूझकर ये काम किया, उसको छुपाया, या नोइंगली मिस रिप्रेजेंट किया द नेचर ऑफ द अमाउंट ऑफ द डेट और क्लेम ऑफ एनी क्रेडिटर और बेट और प्रीवी टू एनी सच मिस रिप्रेजेंटेशन, या तो जानबूझकर उसने क्या किया,
उसका जो पैसा था क्रेडिटर का जितना बनता था उसमें कुछ गड़बड़ करी तो 447 के लिए लाइबल होगा ना। यहाँ पे स्पेलिंग बताइए कि एबेट मीन्स एनकरेज और इंसाइट अनदर टू कमिट ए क्राइम, मतलब वो खुद नहीं कर रहा है, किसी और को मोटिवेट कर रहा है कि आप ये क्राइम करो। प्रीवियस सिग्निफाइज ए को पार्टीशन वन हु हैज इन इंटरेस्ट इन अ मैटर, मीन्स वो किसी के साथ में मिलकर ये काम कर रहा है। नाउ ये पूरा सेक्शन आपने देख लिया। ये पूरा सेक्शन एक बार अपन क्विकली वापस गो थ्रू कर लेते हैं। क्यों गो थ्रू कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है इसलिए। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के केस में क्या होगा, कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है, किस किस तरीके से एक्सटिंग्विश और रिड्यूस कर सकती है। जहां पे शेयर कैपिटल नॉट पेड अप, अगर शेयर कैपिटल पे नहीं हुई है तो उसको क्या कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है। कैंसिल कर सकती है अगर शेयर कैपिटल लॉस हो गई या अनरिप्रेजेंटेड है असेट के अगेंस्ट में, या पे ऑफ कर सकती है पेड अप शेयर कैपिटल इन एक्सेस ऑफ वांट्स, अगर उसको लगता है कि मेरे पास में ज्यादा पैसा आ गया है तो उसको पे ऑफ कर सकती है। लेकिन उसके लिए उसको एसआर पास कराना पड़ेगा, मेमोरेंडम ऑल्टर करना पड़ेगा और डिपॉजिट्स का रीपेमेंट करना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या करेगा ट्राइब्यूनल को, ये जब एप्लीकेशन देंगे इसके लिए, इसके इसमें ये ना ट्राइब्यूनल का इसमें पॉइंट आएगा कि उसको ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन देना पड़ेगा। तो वैसे तो इसमें बता दिया है कि एवरी एप्लीकेशन, लेकिन इसमें बीच में पॉइंट नहीं डाला है कि ये एप्लीकेशन देना पड़ेगा। बट डोंट वरी कि ट्राइब्यूनल को जब एप्लीकेशन मिलेगी कि हमारी शेयर कैपिटल में रिडक्शन कर रहे हैं हम, आप इसको रजिस्टर करो, तो ट्राइब्यूनल क्या करेगा, पहले किसको नोटिस देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, रजिस्ट्रार को, आरओसी को, सेबी को एंड क्रेडिटर को, कि आप एक काम करो ये कंपनी रिड्यूस कर रही है, आप देख लो कि आपकी तरफ से कोई आपत्ति तो नहीं है। 3 महीने तक क्या करेगी, ट्राइब्यूनल वेट करेगी। ट्राइब्यूनल ने वेट किया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो मान लिया जाएगा कि इनको कोई तरह की दिक्कत नहीं है। ओके। अब ट्राइब्यूनल क्या करेगी, ऑर्डर देने से पहले कुछ चीजें हैं वो खुद से देखेगी। कौन कौन सी चीजें हैं कि जो कंपनी का डेट और क्लेम बनता था क्रेडिटर्स के अगेंस्ट में, वो या तो डिस्चार्ज कर दिया, डिटरमाइन कर दिया है, सिक्योर कर दिया है, या उनका कंसेंट ले लिया है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड वो ऑर्डर देने से पहले जो रिडक्शन के रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था कंपनी को करना था, वो अच्छी तरीके से एज पर कंपनीज एक्ट या एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उन्होंने किया है। और ऑर्डर ऑफ द कंफर्मेशन शैल बी पब्लिश बाय द कंपनी, की ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर देने के बाद में कंपनी को बताया कि जो मैं ऑर्डर दे रहा हूं आप इसको पब्लिश करो जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, तो वो कंपनी को करना पड़ेगा। और वो ऑर्डर आने के बाद में 30 दिनों के अंदर अंदर आरओसी को ये बताना पड़ेगा कंपनी को कि हमने शेयर कैपिटल रिड्यूस करा है और उसके साथ में क्या क्या देना पड़ेगा। ये चीज दिखाना पड़ेगा कि कितनी शेयर कैपिटल थी, कितने शेयर में बांटी गई, हर शेयर की अब प्राइस क्या रहेगी, और अमाउंट इफ एनी एट द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डीम टू बी पेड अप, कि अब कितनी अमाउंट मानी जाएगी कि ये पेड अप है। ये कोई भी तरह का बाईबैक नहीं है। ओके। लाइबल टू पे, हर एक मेंबर जो उस टाइम पे लाइबल था, उस टाइम पे मेंबर था, वो लाइबल होगा कंपनी की कोई भी डिफरेंस में पेड अप शेयर कैपिटल और जो जितना बनता है उसको देना। ओके। अब शेयर कैपिटल में जब रिडक्शन हुआ और कोई क्रेडिटर का नाम उसमें आना था जो ऑब्जेक्ट कर सकता था इस चीज के लिए, उसका नाम नहीं आया, उसको छुपाया गया, उसको गलती करी गई, तो उसके लिए कंपनी मानी जाएगी कि इसने गलत किया है एज पर आईबीसी 2016। अब कंपनी अपने दो केस होंगे, अगर रिडक्शन हो गया और कंपनी ऑपरेशन में है, कंपनी रन कर रही है, तो उस केस में क्या होगा, हर वो पर्सन जो मेंबर था उस टाइम में उस कंपनी का एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ रिडक्शन, तो उसको उतना पेमेंट देना पड़ेगा जितना कोई डेट या क्लेम बनता है, जितना उसको वाउंड अप के टाइम में देना पड़ता। ओके। एंड कंपनी अगर वाउंड अप हो रही है तो क्या करेगा, ट्राइब्यूनल खुद से क्या करेगा, कॉन्ट्रीब्यूटरीज बनाएगा, उनको सेटल कराएगा, और कॉन्ट्रीब्यूटरीज के कोई राइट अफेक्ट नहीं होंगे। और अगर कोई जानबूझकर ये गलती कर रहा है, कोई क्रेडिटर का पैसा छुपा रहा है, क्रेडिटर को छुपा रहा है, तो उस 447 के अंडर लाइबल होगा। Section 66 complete. Now coming to section 67, restriction on purchase by the company or giving of loans by it for the purchase of its share. मान लो एक कंपनी ऐसा कर रही है कि जैसे ये अपन ने जो बिग बुल वाला, अगर किसी ने मूवी देखी है हर्षद मेहता, हर्षद मेहता वाला केस अगर आपको पता हो, उसमें या
कोई ऐसा भी आपने पुराना शेयर मार्केट का कोई ऐसा देखा होगा जिसमें क्या होता था, अभी भी ऐसा हो रहा होगा। वो क्या करते हैं, अपनी शेयर की प्राइस को मान लो घटा दिया। ओके, मार्केट में कुछ ऐसी न्यूज फैला दी कोई कंपनी ने, मान लो मुकेश अंबानी सर है। ओके, मैं एक डायरेक्ट एग्जांपल लेता हूं। मुकेश अंबानी सर है रिलायंस इंडस्ट्रीज के, रिलायंस कंपनी के मालिक। अब उनके शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, मार्केट में शेयर उनके बिक रहे हैं। ओके, बड़े अच्छे भाव में बिक रहे हैं। अब क्या हुआ, मुकेश अंबानी ने क्या किया, उनके दिमाग में ये आया कि मैं अपनी कंपनी की वैल्यू बढ़ाऊंगा। कैसे बढ़ाऊंगा, मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। कैसे, मैं क्या करूंगा, किसी के थ्रू ये न्यूज फैलाऊंगा मार्केट में कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में घाटा लग रहा है और रिलायंस इंडस्ट्री अगले 2 साल के अंदर अंदर डूबने वाली है। ये न्यूज जैसे ही मार्केट में जाएगी, हर एक जो इन्वेस्टर जिसने कंपनी में पैसा लगाया था, सारा का सारा पैसा निकालने लगेगी। शेयर की प्राइस है वो एकदम नीचे आ जाएगी, कंपनी की वैल्यू है वो एकदम नीचे आ जाएगी। अब जब प्राइस नीचे आएगी शेयर की, तो मैं क्या करूंगा, उन्हीं शेयर को खुद खरीद लूंगा। ओके, और थोड़े टाइम के बाद में कुछ ऐसी वापस न्यूज दूंगा कि जो ये न्यूज आई थी मार्केट में वो फेक है। ओके, मैं खुद कन्फेशन दे दूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इन्वेस्टर को डरने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ये चीज कंफर्म करता हूं। अब क्या होगा, मुकेश अंबानी ने पहले कम प्राइस पे शेयर खरीद लिए। ओके, कम प्राइस पे शेयर खरीद के क्या हुआ, अब उसके पास में कम प्राइस की चीज है, मार्केट में वापस उसके शेयर की प्राइस बढ़ने लगी। अब बढ़ के क्या हुई, इतनी पहुंच गई कि अब उसके पास में जो 1 रुपए का शेयर था वो मार्केट में 50 रुपए का हो गया। उसने अब क्या करा, कम प्राइस का शेयर मार्केट में बेचा और 49 रुपीज का प्रॉफिट कमाया। इस चीज को कवर करने के लिए, इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनीज एक्ट ने क्या बोला कि कंपनीज एक्ट ने लगाई रेस्ट्रिक्शन किस पे, कंपनी पे, कि आपको क्या करना है, खुद के शेयर नहीं खरीदने कंपनी को। या फिर अगर खुद नहीं खरीद रहे हो, आप क्या कर रहे हो, कोई ऐसे बंदा है जिसके पास में पैसे नहीं है, आप उसको लोन दे रहे हो कि आप एक काम कर, हमसे तू लोन ले और हमारी कंपनी के शेयर खरीद। ओके, तो ये गड़बड़ दूर करने के लिए सेक्शन 67 ने क्या बोला है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कोई कंपनी जिसके लिमिटेड बाय शेयर है, जो एयर, या फिर कोई कंपनी जो लिमिटेड बाय द गारंटी है लेकिन उसकी शेयर कैपिटल है, shall not buy its own share unless उसको खुद के शेयर कभी नहीं खरीदने जब तक द consequent reduction of share capital affected under the provision of the act, कि उसके शेयर कैपिटल में रिडक्शन हो रहा है तो अलग बात है, तो आप उसको शेयर कैपिटल खरीद सकते हो। लेकिन उसका एज पर कंपनीज एक्ट के हिसाब से अगर रिडक्शन हो रहा है तो कोई इश्यू नहीं है, अनलेस आप उसके शेयर कैपिटल खुद नहीं खरीद सकते। पब्लिक कंपनी शेल नॉट गिव एनी फाइनेंशियल असिस्टेंट, कोई भी पब्लिक कंपनी को फाइनेंशियल असिस्टेंट मीन पैसों की सहायता, फाइनेंशियल सहायता किसी को नहीं देनी, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आप या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी अगर आप हेल्प कर रहे हो तो भी माना जाएगा कि वो आप असिस्ट कर रहे हो। एंड वेदर बाय मींस ऑफ लोन, गारंटी या प्रोविजन ऑफ द सिक्योरिटी अदरवाइज, किसी भी, या तो लोन से या गारंटी से या कोई भी तरीके से आप दे रहे हो क्या, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द पर्पज ऑफ या इन कनेक्शन विद परचेज ऑफ सब्सक्रिप्शन मेड टू बी मेड, या तो कर लिया या फिर आगे करने के लिए, बाय एनी पर्सन सो फॉर एनी शेयर इन द कंपनी और होल्डिंग कंपनी, खुद की कंपनी या होल्डिंग कंपनी में। क्या, कंपनी को क्या नहीं करना, खुद के शेयर नहीं खरीदने, अनलेस जब वो रिडक्शन कर रही है अपने शेयर कैपिटल में तो वो खरीद सकती है। एंड किसी को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आगे का कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं देनी है। एक्सेप्शन क्या है इसमें, कि कब एक कंपनी ये चीज कर सकती है, फाइनेंशियल असिस्टेंट दे सकती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकती है इन द फॉलोइंग केसेस, किन के केस में, कंपनी कंपनी में प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस कब, lending of the money by a banking company in the ordinary course of the business, मीन्स एक बैंक है जो क्या कर रही है, जिसका काम ही यही है लोन देने का, आईसीआईसीआई बैंक है, एसबीआई बैंक है। ओके, एसबीआई बैंक का काम यही है कि वो लोन दे रही है। अब मान लो वो किसी बंदे को लोन दे रही है, पर्सनल लोन दे रही है, कोई प्रॉपर्टी लोन दे रही है, और उसने क्या किया,
उसने उन पैसों से एसबीआई के शेयर खरीद लिए, तो अब उसमें एसबीआई की गलती थोड़ी है, उसका तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है लोन देने का, वो देके ही वो अपना काम कर रही है। तो उस केस में ये नहीं माना जाएगा कि आप अपने शेयर बेचने के लिए किसी और को लोन दे रहे हो। ओके, द प्रोविजन ऑफ द मनी फॉर द परचेज ऑफ द फुल्ली पेड शेयर इन द कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी बाय द ट्रस्टी for on the behalf of the company's employee in accordance with any scheme approved by the company through SR with such requirement as may be prescribed। मीन्स आप कंपनी में एम्प्लॉय स्टॉक स्कीम या कोई भी स्कीम के लिए आप अपनी शेयर कैपिटल को खरीदने के लिए किसी को असिस्टेंस दे रहे हो, फाइनेंशियल हेल्प दे रहे हो, तो नहीं माना जाएगा कि आपने अपने फायदे के लिए काम किया है। lending money by a company to its employees other than its director KMP not exceeding 6 months salary of the employee to enable them to buy or subscribe fully paid share in a company or holding company or to hold them by way of the beneficial owner। कि अगर एक आप एम्प्लॉय को उसकी 6 महीने तक की सैलरी तक का ही अगर आप लोन दे रहे हो और अगर वो अपने लोन का यूज आपके शेयर कैपिटल को खरीदने के लिए कर रहा है, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। उसको राइट है कि एक कंपनी से वो कुछ पैसा ले सकता है, उसका यूज कर सकता है जैसा वो चाहे। इसलिए अगर वो एम्प्लॉय क्या कर सकता है, अपनी 6 महीने तक की सैलरी तक का पैसा लेता है तो कोई इश्यू नहीं है। कौन कौन से केस हैं जो एक्सेप्शन है? पहला केस, अगर उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है लोन देने का, पैसा देने का, या फिर कोई स्कीम में अगर कंपनी असिस्टेंस दे रही है, या फिर एम्प्लॉय को अपनी 6 महीने तक की सैलरी का अगर पैसा दे रही है, तो नहीं माना जाएगा कि वो जानबूझकर फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है। Nothing in Section 67 shall affect the right of company to redeem any preference share issued under this act or under any previous provision law। तो सेक्शन 67 ये बोल रहा है कि एक कंपनी का ये राइट कोई नहीं छीन सकता कि अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकता है। ये रिडम्पशन का राइट कंपनी के पास में है, वो ऑटोमेटिक खुद के शेयर रिडीम कर सकता है, इसके लिए इसको प्रोहिबिट नहीं करेगा। कौन? सेक्शन 67। एंड कंपनी अगर प्रोविजन में कॉन्ट्रावेंशन करती है तो फाइन लगेगा किस पे? 1 लाख से 25 लाख कंपनी पे, और ऑफिसर पे 1 लाख से 25 लाख, और ऑफिसर को जेल होगी 3 साल की। नाउ सेक्शन 67 नॉट अप्लाई टू प्राइवेट कंपनी जिन्होंने 137 और 192 में डिफॉल्ट नहीं किया हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में, एनुअल रिटर्न फाइल करने में, एंड स्पेसिफाइड आईएफएससी। Section 67 subsection 1 shall not apply to needy companies, okay, when shares are purchased by the company from member on its ceasing to be the depositor or borrower, or it shall not be considered reduction of the capital under Section 66 of companies while complying with the such exception needy company shall ensure that the interest of their shareholder are protected। कि निधि कंपनी के केस में अगर वो एज ए बेनिफिशियल ओनर के तौर पर या डिपॉजिटर के तौर पर या बोरोवर के तौर पर वापस शेयर अगर पैसा लेके खरीद रही है, तो उसके लिए नहीं माना जाएगा कि उसने फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है। नाउ अब अपना कितना पार्ट बचा है? सेक्शन 68, सेक्शन 68 बाईबैक बचा है, बाईबैक के बाद में 69 प्रोहिबिशन, उसके बाद में डिबेंचर। ओके, अपन क्या करते हैं, अपन एक काम करते हैं, जो अगला वाला इसके बाद में अपन ये बचेगा बाईबैक। सेक्शन 68 बाईबैक ऑफ द सिक्योरिटीज, ये अपन एक काम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप जो अपन ने आज पढ़ा है तब तक आप अच्छे से रिवाइज करो, आप इसको अच्छे से पढ़ो, मस्त रहो, खुश रहो। ये जो वीडियो है यूट्यूब पे आपको इजीली फ्रीली मिल जाएगा, एंड ये जो नोट्स है, कलरफुल नोट्स है, वो टेलीग्राम पे अवेलेबल रहेंगे। आप अच्छे से इसको जैसे भी आप पढ़ना चाहते हो पढ़ो इसको। तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू सो मच।